आप सभी 15 लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज का जो सेशन वैसे की तरह है, एक और प्रयास है कि हमें अच्छा मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले। तो दोस्तों नया शब्द आपकी डिक्शनरी के अंदर जोड़ने जा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं सुना, मांगी सैन जी ने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है, लास्ट में उनसे सुनेंगे। पैराडाइम, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इसको पैराडिज्म अपने आप कहते हैं, लेकिन ये पैराडिज्म नहीं है, पैराडाइम है। तो दोस्तों आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे पैराडाइम पे, क्या चीज है। जी जेपी सर, आवाज आ रही है? फोटो आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, सब कोई ओके प्रॉब्लम। ओके ओके। तो दोस्तों हमारी वही 7 आते हैं और एक आत और है 8वीं। इन 8 आतों को हमने 6 महीने के अंदर अपने अंदर धारित करना है। 6 महीने का अगर हमें समय लगे, 1 साल का भी हमें समय लगे, तो अपने इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो पहले ये जो बुक थी 8वीं आदत या 7th हैबिट, उसको उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास चांस है। एक तो ये है आप पूरी किताब पढ़ लो फिर लागू कर लो। एक ये है कि आप आधी किताब पढ़ लो। एक ये है कि आप जो चैप्टर पढ़ो और उसको अपनी आदत में शुमार कर लो। तो दोस्तों ये बीच में गिल साहब माइक का ध्यान रखना प्लीज, मांगी सैन जी आप भी। तो कल जेपी का ही है, तैयार रखना। परसों लखवीर गिल साहब शनिवार को अपने बताएंगे। तो द पावर ऑफ पैराडाइम। देखो, जॉन गार्डनर बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, गौर कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ये कहते हैं, इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा, इन्होंने स्टडी की बहुत सारे संगठनों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर। तो ये कहते हैं कि ज्यादातर बीमार संगठनों ने अपने दोषों के प्रति आंखों पर पट्टी बांध रखी। वे कष्ट इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि वे अपनी समस्याएं सुलझा नहीं सकते, बल्कि इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वे अपनी समस्याओं को देख नहीं सकते। यानी ये हम सभी पे भी लागू हो रही है बातें। इसलिए इनका ये कोट, राइटर जॉन गार्डनर, वो कहते हैं कि जो संगठन है, यानी बीमार संगठन, बीमार का मतलब है जो कामयाब नहीं हो रहे हैं किसी कारण से, जिनमें हम भी एक तरह से संगठन के रूप में, हमें भी अपने आप को संगठन के रूप में देखना है। तो मैं बात करूंगा तो उसमें हम सभी की आ जाएगी कि हमने अपने दोषों के प्रति आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए हम सफल नहीं हो रहे। कारण क्या है कि कष्ट इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हम अपनी समस्याएं सुलझा नहीं सकते। दोस्तों, हम अपनी हर समस्या को सुलझा सकते हैं, लेकिन कष्ट हम इसलिए उठा रहे हैं, हम सफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम अपनी समस्या को देख ही नहीं रहे। यानी हमारी जो नाकामयाबी जो है, अभी तक हमने मंजिल नहीं मिली, उसका मुख्य वजह ये है कि जो हमारी समस्याएं हैं, हमारे पास उसको सुलझाने की ताकत है, लेकिन हम समस्या को समस्या ही समझे बैठे हैं, उस समस्या को देख ही नहीं रहे। इससे आगे अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं कि वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। ये बीच में माइक है भाई, ऑफ रखिएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि वी कैनॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। बड़ी गहरी बात है, जल्दी सी समझ में नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आई थी, कि हम समस्याओं को उस सोच के साथ हल नहीं कर सकते जिस सोच के साथ हमने पैदा की है। यानी कोई समस्या हमारी, मान लो हमारे सोच के, जो हमारे सोचने के जो 5 लेवल हैं, हमने पहले लेवल पे कोई समस्या मतलब खड़ी कर ली। अब हम उस समस्या को पहले लेवल पे खड़ी नहीं, हल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल तक जाना पड़ेगा। यानी जिस सोच के साथ वो हमारी समस्या पैदा हुई है,
हमें उस सोच से ऊपर उठना पड़ेगा, उस सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। हम क्या कर रहे हैं, जिस सोच के साथ, जिस कारण से वो समस्या पैदा हुई, हम अभी उसी सोच पे, उसी कारण पे अटके हुए हैं। हमें उस कारण पे नहीं अटकना, हमें उस समस्या का हल ढूंढना है। दोस्तों, पैराडाइम क्या है कि अगर आप छोटे छोटे क्रमिक परिवर्तन और सुधार करना चाहते हैं तो आपको अभ्यास के ऊपर, व्यवहार के ऊपर या नजरिए के ऊपर काम करना है। यदि आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज करना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन अगर आप बड़ा चेंज करना चाहते हैं, क्वांटम चेंज करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण सुधार करना चाहते हैं, तो फिर हमें पैराडाइम पे काम करना पड़ेगा। तो हमें, हमारे पास इतना अब समय नहीं है कि हम 100 साल धीरे धीरे करके सुधार करने की कोशिश करें। तो हमें क्वांटम के रूप में, ये साइंस का शब्द है, वृहद यानी बड़ा सुधार करना है। और उसके लिए हमें पैराडाइम को देखना है। पैराडाइम जो है ग्रीक और लैटिन शब्दों से निकला हुआ है, साइंस का शब्द है। पैरा का अर्थ है बगल में, पास में, और जो इसका डाइम है, इसको हिंदी में दहनकाई कहते हैं। इसका मतलब प्रदर्शित करना या दिखाना, यानी पूरा शाब्दिक अर्थ हो गया अगल बगल प्रदर्शित करना। लेकिन अब जो हम पैराडाइम का इस्तेमाल करते हैं वो अनुभूति, धारणा, प्रतिमान, दृष्टिकोण या नजरिया, परसेप्शंस, हम कैसे अनुभूति लेते हैं, पैटर्न, हमारा जो पैटर्न है वो क्या है, एटीट्यूड क्या है, इस रूप में लिया जाता है जिससे आप संसार को देखते हो। यानी हम संसार को किस रूप में देखते हैं। दोस्तों, थोड़ा और इसको डिफाइन करूं तो पैराडाइम किसी इलाके या शहर के नक्शे की तरह है। अगर यह सटीक ना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी मेहनत से अपनी मंजिल खोजने की कोशिश कर रहे हैं या आप कितनी सकारात्मकता से सोच रहे हैं, आप भटकते ही रहेंगे। अब देखिए, इसको मैं एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूं। कल मैंने बात की थी, आपको एक नक्शा दे दिया, सिंपली आपको एक नक्शा दे दिया और आपको कहा, गंगानगर का नक्शा दे दिया। अब गंगानगर के नक्शे में आपको कहा सेतिया कॉलोनी के अंदर मकान नंबर 13, शमशेर सिंह वलद राम सिंह, उसका घर ढूंढना है आपको, उसके घर जाके कुछ लेके आना है। अब आप गाड़ी से निकले, गंगानगर पहुंचे, उस नक्शे को देखा और पूरा दिन आपने गंगानगर, पूरा दिन, अब सुनिएगा, पूरा दिन गंगानगर का आपने एक एक घर, एक एक गली छान मारी, लेकिन न तो आपको सेतिया कॉलोनी मिली, न आपको घर नंबर 13 मिला जो भी था, न आपको शमशेर सिंह वल्द राम सिंह का कहीं पता मिला। अगर मिले भी तो वो नहीं थे जिनके पास आपको जाना था। अब आप बड़ी, मतलब जोश से खोज रहे हो, पूरी मेहनत से अपनी मंजिल खोजने में लगे हुए, आप पॉजिटिव सोच के साथ लगे हो, नहीं यार इस मोहल्ले में नहीं मिला तो चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, क्या आपका सेतिया कॉलोनी आगे हो, क्या आपका खालसा नगर आगे हो, खालसा नगर के बाद में हो। आप पूरी जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप शहर की हर गली, हर नुक्कड़, हर कोना, हर कॉलोनी शान मारते हैं, लेकिन शाम तक आपको वो मिलता नहीं है, आप भटकते रहते हैं। दोस्तों, आप भटकते रहते हैं। कारण पता क्या था? कारण ये था कि जो आपको गंगानगर का नक्शा दिया गया वो गलती से हनुमानगढ़ के नक्शे पर गंगानगर छप गया। गलती से हनुमानगढ़ के नक्शे पर गंगानगर छप गया। अब हनुमानगढ़ के नक्शे पर गंगानगर छप गया, हनुमानगढ़ में सेतिया कॉलोनी नहीं है, वो बंदा नहीं रहता, वो घर नहीं है, तो गंगानगर में कहां से मिलना था? तो दोस्तों, हमारे साथ भी वही हो रहा है कि हमारे पास सही नक्शा नहीं है, यानी प्रॉपर पैराडाइम नहीं है हमारा। तो दोस्तों, हम कितनी भी मेहनत से
अपनी मंजिल खोजने की कोशिश करें, कितनी भी पॉजिटिविटी लगाएं, लेकिन अगर अगर हमारे पास उस जगह का नक्शा सही नहीं है, हमारी जो सोच है, हमारी जो प्रतिक्रिया है वो सही नहीं है, हमारा जो प्रोएक्टिव है वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से हमें अपने पैराडाइम पे काम करना है दोस्तों। कि जब नक्शा ठीक होगा तभी हमारी मेहनत और हमारा जो नजरिया है उसके अंदर फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके बिना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें अपना जो मैप है, हमें जो अपनी सोच है, तो एक आसान और सर्वव्यापक का कारण इतने सारे लोग, अब हम देखते हैं 95% हम आंकड़ा एक हमने फिक्स कर रखा है दिमाग में कि 95% लोग अपने काम से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो अपनी महानतम क्षमता, कुशलता, रचनात्मकता को बाहर निकालने में असफल होते हैं। क्या कोई भी संगठन, कोई भी कर्मचारी जो 95% की श्रेणी में आता है वो महान नहीं बन सकता? क्या वो स्थायी संगठन नहीं बन सकता? तो दोस्तों, इसकी जड़ जो है वो है एक अपूर्ण पैराडाइम। हम नक्शा हनुमानगढ़ का लेके जगह गंगानगर के अंदर ढूंढना चाहते हैं, या गंगानगर का भी नक्शा है तो हमें पूरा उसका पता नहीं है। यानी हम अपूर्ण पैराडाइम कि हम कौन है, हम कौन है। तो जो मानव का स्वभाव है, जो हमारा नेचर है, वो हमारा आधारभूत दृष्टिकोण है दोस्तों। बड़ा गहरा सवाल है, इस पे आने वाले दिनों के अंदर अपने और चर्चा करेंगे, लेकिन आपको स्टडी करना है दोस्तों। बुनियादी सच्चाई ये है कि बंदा कोई वस्तु नहीं है कि हम इसको प्रेरित कर सकें, इसको कंट्रोल कर सकें, इसको मोटिवेट कर सकें। ये कोई बंदा, कोई वस्तु नहीं है, ठीक है ना। हर आदमी के, हर इंसान के 4 आयाम होते हैं: शरीर, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा। तो दोस्तों, एक पूर्ण पैराडाइम, जब ये चारों चीजें एक सुर में हो जाती हैं तो हमारा एक पूर्ण पैराडाइम बनता है। तो आत्मा का मतलब होता है विरासत छोड़ना, ठीक है ना, सार्थकता और चरित्रवान, हमें यानी चरित्रवान बनना है। मस्तिष्क का मतलब सीखना है, विकास करना है। शरीर का मतलब जीना है, हमें बचाव भी करना है। और हृदय का मतलब प्रेम है, हमें संबंध बनाने हैं, यानी सीखना है, रिलेशन बनाने हैं। और हमें हमारा सेविंग भी करना है। इन सब से मिलकर जो हमारी मेन है वो हमें आगे छोड़ना है, जो हमारी आत्मा है। तो ये लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो 7 आदतें, तो 7 आदतों पर इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जो हमारे सर्कल हैं, देखो 3 तरह की हमारी जो समस्याएं हैं, हम जिन समस्याओं से भी सामना करते हैं वो 3 तरह की होती हैं। हमें इन चीज को समझना है। जब तक हम पूर्ण पैराडाइम को नहीं समझ पाएंगे, हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। हम सामने वाले को तो फटाफट बोल देते हैं, तू ऐसा है, वैसा है, फलां है, ढींगड़ा है, तू आता नहीं, करता नहीं, लेकिन खुद को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें समझना है। तो 3 तरह से हमारी समस्याएं जो है 3 क्षेत्रों में आती है। पहली होती है प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल, जो हमारे व्यवहार से संबंधित होती है, वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर समस्याएं आती हैं। जितनी भी समस्याएं जो हमारे व्यवहार से, हमारी बोली चाली से, हमारी सोच से पैदा होती है, वो सारी की सारी समस्याएं, और वो उन सारी समस्याओं को हम अपनी आदतों की वजह से सुलझा नहीं पाते, और आदतों की वजह से ही हम उसको सुलझा सकते हैं। तो ऐसी जो समस्याएं जो हमारे व्यवहार से संबंधित है, हमारे बोलचाली से संबंधित है, हमारी सोच से संबंधित है, उन सभी समस्याओं को हम अपनी आदतों को बदलकर सुलझा सकते हैं दोस्तों। सुबह समय पर नहीं उठना, ये हमारे व्यवहार के अंदर है। अगर हम अपना व्यवहार चेंज करें, हम अपनी आदत चेंज कर लें, हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से तो ऐसी सारी आदतें हमारे प्रभाव के वृत्त में आती हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस।
तो इस समस्या, इन सभी समस्याओं को हम अपनी आदत बदलकर सुलझा सकते हैं दोस्तों। अप्रत्यक्ष नियंत्रण, इनडायरेक्ट कंट्रोल, जो दूसरों के व्यवहार से संबंधित होती हैं, जो आदतें जो दूसरों के व्यवहार से संबंधित होती हैं, वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आती हैं दोस्तों। ऐसी समस्याओं को प्रभाव की विधियों को बदलकर सुलझाई जा सकती। देखो, पहली जो हमारे कंट्रोल में हमारे व्यवहार के कारण उत्पन्न होती है, उनको हम अपनी आदतों को बदलकर, और जो सामने वाले के व्यवहार के कारण आती है, उसको हम अपने प्रभाव की विधियों को बदलकर। मेरे को किसी ने कह दिया, मैं तेरे को देख लूंगा, तू तो काम करता ही नहीं है, तू तो शाम वाली जूम मीटिंग अटेंड नहीं करता है, तू तो वो नहीं करता है, तू वहां नहीं जाता है। तो उसके लिए अगर मैं उस पर प्रतिक्रिया दूंगा, तो सोचने का विकल्प जो नहीं चुनूंगा, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, तो निश्चित रूप से मैं उस समस्या को और बड़ा कर लूंगा। तो सामने वाला मेरे पर कैसे कटाक्ष करता है, मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, मुझे मुझे मेरे लिए क्या करना चाहता है, तो उसको मैं अपने अपने जो विधियां हैं, अपने जो मेथड, अपना जो तरीका है, उससे उसको चेंज कर सकता हूं दोस्तों। और तीसरी जो समस्याएं होती हैं, पहली अपने कारण, दूसरी सामने वाले के कारण, और तीसरी नेचर के कारण। शून्य नियंत्रण, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारा अतीत हो सकता है। अब हमने अतीत के अंदर कोई गलत काम कर दिया, हम उसको अब कुछ नहीं कर सकते, अब उसमें सुधार कर सकते हैं। मौसम खराब हो गया, कोरोना आ गया, या कोई विशेष अकस्मातिक मतलब काम आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी समस्याएं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखिए, कोरोना आ गया, तो क्या हम रोने लग गए? मौसम खराब हो गया, हम बाहर नहीं जा सकते, तो क्या हम रोने लग गए? तो दोस्तों, जो शून्य नियंत्रण वाली समस्याएं होती हैं, वो हमारे इसमें लिखा है कि अपने चेहरे के निचले हिस्से की लकीर के बारे में जिम्मेदारी लें। यानी इसका अर्थ क्या है कि हमें ये समस्याएं पसंद नहीं है। हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो हमें पसंद नहीं है। मौसम खराब हो जाए और हमारा निकलना दुब्बर हो जाए, ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन हम फिर भी मुस्कुराते हैं ना, उन समस्याओं को बड़ी शांति से स्वीकार करते हैं। आखिर कहते हैं, चलो यार, अच्छा ही हुआ, बरसात होगी, खेती बाड़ी के लिए अच्छा होगा। ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया हो गया, रब ने चंगा किया। अब ओले पड़ सकते हैं, ये एक प्राकृतिक समस्या है। ठीक है ना। तो हमें इन चीजों को इन चीजों को देखना है जो हमारे बस में नहीं है। इन पे भी हमें मतलब मुस्कुराना है, उनको भी अच्छे तरीके से। ये एक संस्था है, एल्कोहलिक्स एनालिसिस संस्था है, AA। आप इसको स्टडी कीजिए। जो नशा वगैरह है उनको छुड़वाने का काम करती है। ये बहुत ही अच्छी संस्था है, एल्कोहलिक्स एनोनिमस। ठीक है ना। तो ये इनकी जो प्रार्थना है, मैंने इनकी प्रार्थना इंग्लिश में पढ़ी, तो स्टडी किया मैंने। तो ये अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हे ईश्वर, जिन चीजों को बदला जा सकता है और बदला जाना चाहिए, मुझे उन्हें बदलने का साहस दो। जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता, उन्हें स्वीकार करने की शांति दो, और दोनों के अंतर को पहचानने की बुद्धि दो। यानी मुझे भगवान से प्रार्थना करता है एल्कोहलिक्स एनालिसिस संस्था, उनकी प्रार्थना कि जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं और मुझे बदलना चाहिए, उनको मुझे बदलने के लिए साहस दो। और मैं जिन चीजों को नहीं बदल सकता, उसको मुझे स्वीकार करने की शांति दो, शक्ति दो, और दोनों के बीच में अंतर करने की मुझे बुद्धि दो, ताकि मैं पहचान सकूं कि इस चीज को मैं बदल सकता हूं और बदलूं, और इस चीज को मैं नहीं बदल सकता, इसको मैं स्वीकार करूं दोस्तों। तो हमें इन चीजों को देखना है। दो तरह के सर्कल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा प्रभाव का, और सर्कल ऑफ कंसर्न हमारी चिंता का। अगर हम चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, बदलते हैं, तो हमारा प्रभाव बढ़ता है, हमारी चिंताएं कम होती हैं, हमारा जो बीच का जो प्रभाव का सर्कल है वो बड़ा होता जाता है। और अगर हम चिंताओं को ज्यादा सोचते हैं, चिंताओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो हमारा प्रभाव छोटा हो जाता है, हमारी समस्याएं
बड़ी हो जाती हैं दोस्तों। कैसे पहचानना है? चिंता का व्रत, सर्कल ऑफ कंसर्न की पहचान, जब भी आप कोई लाइन सोच रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, उसमें होता है द हैव्स शब्द आ जाए, तो इसका मतलब वो आपकी चिंता है। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। बन सकता हूं के अंतर को दूसरा व्रत कहते हैं। तो चिंता का व्रत, मैं खुश होता अगर मुझ पर कर्ज नहीं होता। अब ये चिंता का व्रत है। अब हम चिंता करे जाएंगे तो कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें पैराडाइम, एक पूर्ण पैराडाइम स्थापित करना है, एक क्वांटम, एक वृहद अंतर लेके आना है। अगर मेरा बॉस इतना तानाशाह नहीं होता, अगर मेरे पति में धैर्य होता, अगर मेरे बच्चे ये करते, अगर मेरे पास डिग्री होती, अगर परमवीर ज्ञान नहीं बांटता, ये भी चिंता का व्रत है। परमवीर ज्ञान बांट रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरे पास अधिक समय होता तो मैं ये करता, वो करता। ये सारे चिंता के व्रत हैं, इसमें सभी में होता है। अगर है, ये शब्द लग गया तो समझ लो वो आपकी चिंता है। आपको कोई समस्या आ रही है, कोई बात है, उस पर आप पूरी वाकया जोड़ के देखो मन ही मन, अगर होता है शब्द आ गया तो वो आपके सर्कल ऑफ कंसर्न है। ठीक है ना? उसको आपने चेंज करना है। और जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो आपके प्रभाव का वृत्त है, वो क्या है? बन सकता हो, ये लाइन आती है। यानी आपके प्रभाव का व्रत, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, अच्छे काम का नतीजा, मैं अधिक धैर्यवान बन सकता हूं, मैं अधिक बुद्धिमान बन सकता हूं, मैं अधिक चरित्रवान बन सकता हूं। तो जब भी हम सोचते हैं समस्या कहीं बाहर है, तो यह विचार ही समस्या है। जब हम सोचते हैं कि समस्या कहीं बाहर है, तो यह विचार ही समस्या है। दोस्तों, इस तरह बाहरी चीजों को खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति हम दे देते हैं, हम दूसरों को। तो इस विचार में परिवर्तन का पैराडाइम बाहर से अंदर की ओर है, और हमें बदलने से पहले बाहरी चीजों को बदलना होगा। यानी हम गलत गलत की तरफ ले जाते हैं। ठीक है ना? तो प्रोएक्टिव नीति क्या है? अंदर से बाहर की ओर। हम सोचते हैं ये तो बाहर की समस्या आ गई, कर्जा लोगों के कारण हो गया। अरे कर्जा लोगों के कारण नहीं हुआ भाई, हमें खुद के कारण हुआ है। तो हमें खुद को अंदर का पैराडाइम सेट करना है। हम क्या है, बाहर वालों पे दोष कर देते हैं, तो वो हमारा जो बाहरी चीजें हैं हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं, खुद बदलते नहीं है, इसलिए हम परेशान होते हैं, दिक्कत में पड़ते हैं। हमें अंदर से बाहर की ओर जाना है, अलग बनना है। अलग बनकर बाहरी परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन करना है। मैं बुद्धिमान बन सकता हूँ, अधिक परिश्रम बन सकता हूँ। तो दोस्तों, दो तरह का व्रत है। तो अभी आपने देखा छड़ी का दूसरा नियम, कल भी अपने बात की थी। जब हम छड़ी का एक सिरा उठाते हैं तो दूसरा सिरा निश्चित रूप से अपने आप उठ जाता है। हमारे जो चिंता का व्रत है, उसमें दो चीजों पर हमें गंभीरता से विचार करनी है। जो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है, परिणाम और गलतियां। हम किसी भी कार्य को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके परिणाम के लिए स्वतंत्र नहीं होते। दोस्तों, आप ट्रेन के आगे खड़े हो गए पटरियों में, और ट्रेन टकराने के बाद क्या होगा, वो परिणाम आप नहीं कह सकते। आपने किसी अच्छा इंटरव्यू दे दिया, परिणाम क्या होगा वो आप नहीं कह सकते। ये फैसला आप नहीं कर सकते कि इंटरव्यू का फैसला क्या होगा। आपने किसी के साथ बेईमानी कर दी, धोखा कर दिया, अब परिणाम आप नहीं कर सकते। भी आप पकड़े भी जा सकते हो, नहीं भी पकड़े जा सकते। अगर पकड़े गए, जज की कचहरी में पकड़े गए तो सजा हो सकती है। परिणाम के बारे में आप नहीं कर सकते। खुदा की कचहरी में पकड़े गए तो वो क्या परिणाम देगा वो हम नहीं जानते। तो इसलिए जब हम गलती करते हैं कोई भी, तो उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। इसी तरह जब हम अच्छा काम करते हैं, उसका परिणाम हमें अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, छड़ी उठाते समय ये सोचिए कि जब हम छड़ी उठाएंगे दूसरा सिरा हमारे पास आएगा। यानी जो हम गलती करेंगे उसका परिणाम हम नहीं पता क्या होगा, लेकिन उसका परिणाम होगा बुरा होगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे, अच्छी छड़ी उठाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा होगा। तो गलती को स्वीकार नहीं करना, उसको सुधारना नहीं, उससे कुछ सीखना नहीं, भी एक तरह की गलती है दोस्तों। तो इसलिए आमतौर पर हर व्यक्ति खुद को धोखा देता है, अपने कामों को ही सही साबित करने में लगा रहता है
कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। अरे हम अपने ही नजरिए से सोचते हैं, अपने नजरिए को, तो अपने कामों को सही साबित करना नहीं है, ठीक है ना। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, उसको सुधारना है, उनसे सीखना है। तो एक बार फिर, कल भी पहले भी दिया था कि जिस जहरीले सांप ने मान लो हमें काटा है, अगर उसके पीछे दौड़ने लगे तो इससे क्या होगा कि जहर तेजी से हमारे खून में, हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। इससे बेहतर तरीका वो है कि हम सांप के पीछे नहीं दौड़े, हम जहर निकालने का कोई उपाय सोचें। गलती होती है लेकिन उसको सुधार करें, द बेस्ट है। वादे करना और निभाना, ये इसके भी दो तरीके हैं। हम छोटे छोटे वादे कर सकते हैं, उसको निभा सकते हैं। वादे कर सकते हैं, उसको निभा सकते हैं। जब हम वादे करते हैं, निभाते हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों न हो, तो हमारे अंदर एक ईमानदारी की नींव पड़ती है। हमारा जो आत्म नियंत्रण है उसके अंदर जागरूकता बैठती है। हमारे अंदर अधिक जिम्मेवारी लेने की शक्ति पैदा होती है। हमें साहस प्रदान करते हैं जब वादे हम पूरे कर देते हैं दोस्तों। तो जब हम खुद से और दूसरों से किए गए वादे लगातार पूरे करते हैं, लगातार पूरे करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो मान सम्मान है, हमारा जो मूड है, वो और बढ़िया होता जाता है। तो इसलिए इसलिए ये 30 दिन का टेस्ट है, करिएगा कि 30 दिन में सक्रियता के सिद्धांत, प्रोएक्टिव के सिद्धांत का प्रशिक्षण कीजिए। इससे आजमाएं, देखें क्या होता है। केवल अपने प्रभाव के क्षेत्र पे काम करें, यानी आप अच्छे काम पे काम करें। 30 दिन छोटे छोटे वादे करें और निभाएं। मैं आज समय पर जाऊंगा, समय पर उठूंगा, समय पर घर का सामान लेके आऊंगा। ऐसे छोटे छोटे वादे कीजिए, उनको निभाइएगा। प्रकाश बने, न्यायाधीश नहीं। जज नहीं बनना आपको। एक मॉडल बने, आलोचक नहीं। हमें किसी की लोचना नहीं करनी, हमें अपना मॉडल बनना है, हमें प्रतिमान स्थापित करने हैं। समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। हमें समाधान का हल बनना है, किसी समस्या का हल नहीं बनना है। तो दोस्तों, प्रशिक्षण जब पूरा हो जाए तो सोचिएगा, पूछिएगा, देखिएगा कि क्या मैंने छोटे छोटे वादे किए और निभाए। अगर ऐसा है तो वे क्या थे, और यदि नहीं तो वे क्यों नहीं पूरे हुए। क्या मैं समस्याओं को उजागर करने की बजाय सक्रिय समाधान रूप से ढूंढ रहा था, यानी मैं समस्याओं पर बात करने की बजाय क्या मैं उसका कोई हल ढूंढ रहा था। क्या मैं सक्रिय, यानी प्रोएक्टिव या रिएक्टिव भाषा का उपयोग करता हूं, यानी मैं सीधा ही उसको ठोक के जवाब देता हूं, या मैं कुछ सोचता हूं। प्रोएक्टिव दोस्तों, प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि अगले वाले काम की पूर्व तैयारी करना। जुलाई के अंदर जो फास्ट ट्रैक में बैठना चाहते हैं वो आज से ही जुलाई में फास्ट ट्रैक की तैयारी कर दें। ये प्रोएक्टिव है। आज हमने पेपर दिए, अगली क्लास की हम छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में तैयारी कर दें, ये प्रोएक्टिव है। यानी अगले काम की पहले ही तैयारी शुरू कर देनी, वो प्रोएक्टिवनेस आता है। तो क्या मैंने प्रतिक्रिया भाषा यूज की, क्या मैंने किसी को प्रोत्साहित किया, क्या मैंने किसी का अपमान किया, क्या मैंने किसी की उपेक्षा की। ये 30 दिन में आप अपना रिकॉर्ड रखिए, करिएगा। क्या मैंने आज सक्रिय रहने की अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य किया, मैंने जो कमिटमेंट किया क्या वो पूरा किया। क्या मैंने सोचा था कि मेरे प्रभाव के दायरे में कुछ निराशाजनक था या नहीं, सोचा था कि मेरे, क्या मैंने कोई गलती की, और गलती की तो क्या मैंने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार किया तो क्या मैंने उसको सही किया, और क्या मैंने अगर सही किया तो उससे क्या सीखा, वो भी नोट कीजिएगा। क्या मैंने अपनी स्थिति के लिए किसी पर या किसी चीज पर आरोप लगाया या दोष दिया। क्या मैंने आज की अपनी स्थिति, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, तो क्या उसके लिए मैंने किसी को दोष दिया, किसी के आरोप लगाया, या उसका हल ढूंढने का प्रयास किया। क्या मैं दूसरों की कमजोरियों के प्रति दयालु था, अगर कोई बंदा ऐसा है, क्या मैं उसको चिढ़ाता था, उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। क्या मैंने खुद को याद दिलाया कि आज अपने सभी कार्यों और सभी रिएक्शन को कंट्रोल करूंगा। क्या मैंने खुद को याद दिलाया सुबह उठते ही कि आज टुडे आई एम, अपने जितने भी कार्य हैं, जितनी भी रिएक्शंस हैं, उन पे कंट्रोल करूंगा, किसी का आहत नहीं करूंगा। क्या मैंने आज कितनी बार अपने आप से कहा कि मैं नहीं कर सकता, यदि केवल या मुझे करना है। मैं कर सकता हूं या मुझे करना है, मैं कर सकता हूं या यदि केवल, इफ ओनली, यानी इफ ओनली यानी मुझे करना ही है। तो क्या मैंने कहा कितनी बार भी मैं ये नहीं कर सकता, ये नोट कीजिए आप अपने आप को। जब मैं अपनी
जब हम अपनी पसंद की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या उससे हमारे प्रभाव का दायरा बढ़ रहा है, ये भी हमें देखना है। तो वेलकम दोस्तों, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।